जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पॉवर्टी के बारे में, यानी गरीबी के बारे में, जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। उतना मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ इसका आपको डेटा पूछा जाता है ज़्यादातर, कुछ कंसेप्ट भी पूछे जाते हैं। एक्चुअली में इस वीडियो में आज आप बात करेंगे कि आखिर गरीब गरीब क्यों होता है, ठीक है, और अमीर अमीर क्यों होता जा रहा है। गरीब दिखावे में गरीब होता जाता है, या गरीबी का मतलब होता क्या है ना। देखिए, गरीबी का मतलब क्या होता है। गरीबी का मतलब होता है कि गरीबी वह सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं, जो उसकी नीड्स होता है ना, बेसिक नीड्स, जब उसको ही पूरा नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति गरीब होता है। अब सोचिए, मतलब कि जो व्यक्ति अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है वही गरीब होता है। देखिए कैसे, आप वो नाम सुनेंगे, प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि क्षमताओं का अभाव गरीबी है। उनके कहने का मतलब है कि जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास स्वास्थ्य नहीं है, वो गरीब है। सवाल आता है कि ऐसे कैसे। किसी के पास बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी कारें हैं, BMW, मर्सिडीज जैसी, है ना, फ्लैट है, उसके पास हेक्टेयर में ज़मीनें हैं, फिर वो व्यक्ति गरीब है। देखिए, क्षमताओं का अभाव गरीबी का मतलब कि जैसे आपके पास शिक्षा नहीं होगी तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, इसकी गारंटी इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो व्यक्ति को पता ही नहीं कि आपको कितना कैलोरी चाहिए, 2400 कैलोरी चाहिए या 2500 कैलोरी चाहिए या 2400 कैलोरी चाहिए या 2300 कैलोरी चाहिए, ये तो जानना जरूरी है किस चीज़ में कितना आपको कैलोरी का मात्रा मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट मतलब आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया जाए। कौन कहते हैं? प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं। उनका कहना है कि वास्तविक गरीबी का शब्द का वो प्रयोग करते हैं। कौन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। रियल पॉवर्टी शब्द का प्रयोग करते हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। याद रखिए, अगर तो सवाल पूछा जाए कि प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे उस किस शब्द का प्रयोग करते हैं गरीबी के लिए, तो वो एक वास्तविक, याद रखिएगा, वास्तविक गरीबी शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि वास्तविक गरीबी की संकल्पना वो देते हैं। वास्तविक गरीबी की क्या करते हैं? वो संकल्पना देते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम गरीबी को बांटें, थोड़ी सी हम क्लासिफिकेशन करना चाहिए पॉवर्टी का, जैसे टाइप्स आप में बांट सकते हैं। तो एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है आपका ह्यूमन पॉवर्टी, और एक होता है आपका जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कि एक होता है निरपेक्ष गरीबी और एक आपका होता है मानवीय गरीबी और एक आपका होता है सापेक्ष गरीबी। अब ध्यान से मेरे भाई इसको सुनना, आपको है समझना है कि आखिर ये एब्सोल्यूट गरीबी है ना, ह्यूमन पॉवर्टी, और ये जो पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंट है। अगर हम डिफरेंसेस किसकी बात करें, इस तीनों में क्या क्या डिफरेंट है, अलग तो बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है। अब अंतर दिखाई कैसे देता है, सवाल यहाँ पे। अब जैसे अब एब्सोल्यूट जो गरीबी है, निरपेक्ष गरीबी, अगर इसे हम ध्यान से स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है, कोई व्यक्ति जब अपनी एक ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है तो उसे निरपेक्ष गरीबी में रखा जाता है। मान के चलिए किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी की ज़रूरत है, 2500 कैलोरी, 2600 कैलोरी, अब 25 से 2600 कैलोरी तक ज़रूरत है एक आपको रूरल एरिया में रहने वाले व्यक्ति को, लेकिन वो अपनी एक सोचिए आप अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा है, तो व्यक्ति क्या है? निरपेक्ष गरीब है। उसे निरपेक्ष गरीबी में रखा जाता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्योंकि अब वो एक ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है ना, वो नहीं पूरा कर पा रहा है। वो कार्बोहाइड्रेट के जरिए करे, प्रोटीन मिले या ना मिले, इसकी मतलब बात नहीं हो रही। बात हो रही है कि सिर्फ उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए। ऊर्जा तो व्यक्ति सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल खा के भी उसको मिल सकता है, सेब भी खाएंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन जो प्रोटीन चाहिए, शरीर एक स्वस्थ, आपको शरीर चाहिए, स्वस्थ शरीर, तो उसके लिए आपको प्रोटीन भी चाहिए, वसा भी चाहिए, है कि नहीं, पोटेशियम भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे ऊर्जा की आपका काम हो जाएगा, तो भाई ठीक है। लेकिन मानवीय गरीबी की पहचान के लिए ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के न्यूनतम स्तरों को दिखाया जाता है। जो ह्यूमन पॉवर्टी होता है
उसमें क्या होता है कि हम ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी देखते हैं, जिसे आप बोलते हैं मानवीय गरीबी। मानवीय गरीबी में उसको मान के चलिए कोई व्यक्ति क्या करता है, जो व्यक्ति अपने पूरे ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, तो अब वो निरपेक्ष गरीबी में नहीं रहता है। याद रखिएगा, निरपेक्ष गरीबी उससे नीचे नहीं होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं, उसके नीचे क्या हो सकता है, जिसकी रोटी ना मिले। जैसे आप देखेंगे ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट, तो 127 कंट्री में भारत का स्थान 105 है, 105वें स्थान पे हम अभी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति भुखमरी के अगर देखा जाए तो ग्लोबली दयनीय हमारा खराब ही चल रहा है, सीरियस में ही हम हैं, है कि नहीं। तो अब देखें, जो मानवीय गरीबी है इसमें आपको ऊर्जा की तो मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए ना, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो नहीं मिल रहा है। और वो अगर आपको मिल जाए तो समझिए कि आप मानवीय गरीबी से भी क्या है, आप ठीक ठाक हैं। लेकिन लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, मान के चलिए उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं पा रहे हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य ही उनको नहीं मिल पा रहा है, तो क्या है, मानवीय गरीबी से पीड़ित है। उनको तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ऊर्जा की जो आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यकता होती है 26 कैलोरी, वो उनको मिल जा रही है। लेकिन जो अब वो मानवीय जब गरीबी में हो जाएंगे तो उनको 2 चीज़ मिलनी चाहिए, क्या, तभी तो कहेगा मानवीय गरीबी से पीड़ित नहीं है, शिक्षा स्वास्थ्य ऊर्जा के आवश्यकताओं के साथ साथ। लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मानवीय गरीबी से भी वो ठीक ठाक, मतलब उससे पार है, अच्छे खासे। मानवीय गरीबी में वो नहीं उनको माना जाएगा। और व्यक्ति आ जाएगा रिलेटिव पॉवर्टी में, यानी कि सापेक्षिक गरीबी में लोगों के जीवन स्तर के अंतरों को देखा जाता है। जो रिलेटिव पॉवर्टी होता है, सापेक्षिक गरीबी, इसमें लोगों के जीवन स्तर को देखा जाता है कि तुम्हारे पास बंगला है, तुम्हारे पास घर है ना, तुम्हारे पास करकट का घर है, तुम्हारे पास झोपड़ी है, तुम्हारे पास मर्सिडीज है, तुम्हारे पास BMW है, मेरे पास साइकिल है, आपके पास 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। ऐसे करके अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे लोग अपने जीवन स्तर में अंतर को देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को तो मतलब जो है पूरा कर ही रहा है। सेकंड है कि ह्यूमन पॉवर्टी, यानी कि शिक्षा स्वास्थ्य भी उसको मिल ही रहा है। लेकिन मज़े की बात यह क्या है कि अगर आप गांव स्तर में आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये व्यक्ति का घर तो अच्छा है, 4 व्हीलर उसके पास है, लेकिन जो बीच वाला चीज़ होता है ना, मानवीय गरीबी में 2 चीज़ आता है, शिक्षा स्वास्थ्य, वही उसके पास नहीं है। ना ही शिक्षा है अच्छा खासा। शिक्षा का मतलब कम से कम उसे एजुकेट, यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, मैं सीधे जानता हूँ। उसके पास अच्छा खासा स्किल होना चाहिए, ना कि ग्रेजुएट है, ना ही कोई उसके पास स्किल है। ग्रेजुएट है ना उसको बोलने आता है कि इसे बोलना चाहिए। ग्रेजुएट है छुआछूत का भेदभाव रखता है। ग्रेजुएट है जन्म, जाति, धर्म, है ना, जन्म स्थान, लिंग, ये सब आधार पर भेदभाव करता है। हिंदू मुस्लिम ये सब भेदभाव करता है। तो व्यक्ति को मैं ग्रेजुएट नहीं मानता हूँ मेरे भाई, मैं तो इसको बोलता हूँ कि अनपढ़ गंवार है। उससे तो अच्छा वो हमारे गांव के पड़ोसी हैं जो पढ़े नहीं है फिर भी उतना उसकी जैसा नहीं करते हैं, है कि नहीं। खैर देखिए, किसी भी व्यवहारिक समाज में जीवन स्तर के अंतरों को पूरा रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो सही बात है कि समाज में जो व्यवहारिक रूप में जो जीवन स्तर में अंतर देखा जाता है, जो भेदभाव लोग करते हैं, आप उससे नहीं बच सकते हैं। ये लोग तो बोलता ही है कि इसके पास घर नहीं है ना, ये गरीब है। आप कितने भी शिक्षित हो, इसके पास 2 व्हीलर नहीं है, इसके पास साइकिल है, ये गरीब है ना। इसको थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ा सा कम वैल्यू दिया जाता है। मान जो होता है, आप जाएंगे, अब कोई जिसके अच्छा खासा गाड़ी और 2-4 है तो जाए किसी के दरवाजे पर, तो उसको चाय के लिए पूछा जाएगा। आप जाएंगे तो आपको कौन चाय को पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। भाई क्यों पूछेगा आपको चाय के लिए? सवाल यहाँ पे है ना, हमें चाय के लिए क्यों पूछेगा कोई? क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी कौन पूछता है? तो आप इसको कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। भले आपके पास एजुकेशन है, सब कुछ। अब चलिए, मान के चलिए अब गाँव कोई व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, किसी के दरवाजे पर चला जाए, उसको कौन पूछेगा? बोले क्या भाई क्या हाल है, बस। लेकिन आप एक नेता आ जाए, भले वो ना पढ़ा लिखा हो, मुखिया ही हो, लोग कुर्सी लाएंगे, नाश्ता लाएंगे, पानी लाएंगे, पूछेंगे भैया पी लो चानी पानी वानी, है ना, उसको पिलाएंगे, नमस्कार सलाम करेंगे उसे। लेकिन आप सोचिए, आपको क्यों नहीं पूछा जा रहा है? क्या ये भेदभाव ख़त्म नहीं किया जा सकता? इसलिए वर्ल्ड बैंक जो होता है कहता है वी आर ऑलवेज टू लाइव, है ना, विद पॉवर्टी, यानी हमें सदैव गरीबी के साथ रहना होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है, वर्ल्ड बैंक अनुसार कहा जाता, वर्ल्ड बैंक के अनुसार देखा जाए तो अल्बर्ट क्या कहता है
कि हमें सदैव गरीबी के साथ रहना होगा, क्योंकि हम ये कभी हो ही नहीं सकता कि गरीब व्यक्ति ना होगा 100% है ना। देखिए कई बार क्या होता है ना कि व्यक्ति सापेक्षिक गरीबी में होता है ना, मानवीय गरीबी से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन कभी कभी अचानक क्या होता है कि व्यक्ति निरपेक्ष गरीबी यानी परम गरीबी की तरफ लौटना शुरू हो जाता है। मतलब कि ऊंचाई पे चला गया फिर नीचे गिरना शुरू हो गया। क्यों, ऐसा क्यों होता है? ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कभी क्या होता है कि जो सापेक्षिक गरीबी होता है, जो मानवीय गरीबी है, लोग उससे भी नीचे मतलब यहाँ पहुँचने के बाद भी फिर निरपेक्ष परम गरीबी की तरफ आ जाते हैं। ऐसा क्यों? चलिए मैं बताता हूँ आपको कारण। देखिए सापेक्षिक गरीबी जिसे आप बोलते हैं ना, या निरपेक्ष मानवीय गरीबी की ओर ले जाती है। सापेक्षिक गरीबी निरपेक्ष है या मानवीय गरीबी की ओर ले जाती है। सापेक्षिक गरीबी कभी कभी निरपेक्ष गरीबी की तरफ या मानवीय गरीबी की तरफ ले जाती है। मानवीय गरीबी को कभी कभी निरपेक्ष गरीबी की तरफ भी ले जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, सोशल एक्सक्लूजन के लिए यानी कि सामाजिक बहिष्करण के डर से अपनी क्षमता से अधिक दिखावा करने वाली वस्तुओं पर अधिक खर्च करने लगता है। अब कोई व्यक्ति एग्जाम्पल में समझे, बारात गया शादी में किसी, अब क्या करेगा, उसकी वाइफ देखी किसी को कि भाई ये लहंगा पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है ना, इसका जूता जो एकदम शानदार है, इसका ब्रेसलेट बहुत शानदार है ना, इसका कान में का झुमका अच्छा है, तो अब सोचेगा कि भाई हमें ऐसा खरीदना चाहिए। खैर अब वो क्या करेगा, कर्जा लेगा ना, तो बिना फालतू के वो चीज़ खरीद लिया कर्जा लेके। क्यों? दिखावे के लिए। मेरे पास, मैं समझता हूँ कि मैं 600 के जूता पहन सकता हूँ, तो अगर कोई 2000 का जूता पहन रहा है तो मैं क्यों भाई 2000 खरीदूँ? अगर मैं 600 का ही पहन सकता हूँ तो क्या 600 पहनने वाला व्यक्ति जूता और 2000 जूता पहनने वाला क्या वो आसमान में उड़ने लगेगा? सोचने वाली बात है। तो हम ऐसे नहीं सोचते हैं। हमारे क्या होते हैं कि नहीं, अगर वो व्यक्ति 2000 का जूता खरीदा है तो हम भी खरीदेंगे, सीधी सी बात है, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसे आप गरीब हो गए। याद रखना, अगर आप निरपेक्ष गरीबी में आते हो और आप सापेक्षिक गरीबी से बाहर निकल चुके हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ, घर है, झोपड़ी है, लेकिन आप शिक्षित हो, स्वस्थ हो, तो आपको रिलेटिव गरीबी से बाहर निकलने में कोई नहीं है। क्या आप समझते हो कि मुकेश अंबानी, जो शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, ये सब लोगों में रिलेटिव गरीबी यहाँ पे भी है, भेदभाव, उनके व्यवहारिक जीवन में स्तरों में भेदभाव किया जाता है। किसी के पास मर्सिडीज है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, किसी के पास बड़े बड़े इंडस्ट्री है, कंपनी है, किसी के पास क्या है? सोचो, देखो जितने आप ऊंचे लेवल पे जाओगे, भेदभाव वहाँ पे भी है गरीबी में। उनके जीवन स्तरों में आपको अंतर को देखा जाता है। अब ये समाज जो है ना, व्यवहारिक समाज में जीवन स्तर को आप मतलब कि अंतरों को पूरा समाप्त नहीं कर सकते हो, संपूर्ण रूप से समाप्त कर ही नहीं सकते आप। जितने लेवल पे जाओगे, अब गांव स्तर पे देखते हो, आप चले जाओ अर्बन में, शहरों में, आपको वहाँ पे भी दिखाई देगा, अरे उसके पास भी फ्लैट है, और उसके पास भी फ्लैट है, लेकिन उसका फ्लैट 2 करोड़ का है, उसका फ्लैट 3 करोड़ का है। तो अभी क्या करेगा, तुम किस फ्लैट में रहते हो? तो बोलेगा कि मैं 2 करोड़ वाला फ्लैट में रहता हूँ। मैं देखा मैंने भाई। वो बोलेगा कि तुम बोले 3 करोड़, तो चुप हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा, इसलिए जानता है कि मैं 2 करोड़ के फ्लैट में रहता हूँ, 3 करोड़ का रहता है, मैं से तेरा स्टैंडर्ड उसका ठीक ठाक है। समझ रहे मेरी बात को आप? तो इससे आपको बचना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आप सापेक्षिक गरीबी से मानवीय गरीबी की तरफ आपको नहीं जाना है, मानवीय गरीबी से आपको निरपेक्ष गरीबी की तरफ नहीं जाना है, तो आपको सामाजिक बहिष्करण से के डर से आपको वहाँ पे खर्च नहीं करना है जहाँ पे आपको खर्च नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पे खर्च करना है जहाँ पे करना चाहिए, और अपने आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खर्च करें, ना कि जैसा मन करे ऐसा खर्च करें। ये आपको गरीब बनाएगा, 100% गरीब बनाएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य के साथ कभी कंप्रोमाइज ना करें। पैसे के मामले में आपको जो चाहिए बॉडी के लिए वो आराम से खाएं, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। मैं यही दुआ करूँगा अपने अल्लाह तबारक व तआला से। ईश्वर बोलें, अल्लाह बोलें।
ठीक है। देखिए, भारत में गरीबी के स्तर अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें एक आता है मॉनेटरी अप्रोच दृष्टिकोण। कैसे? इसमें देखा जाता है मौद्रिक दृष्टिकोण के अंतर्गत से, जिसे बोलते हैं MPCE, यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी प्रति व्यक्ति मासिक खर्च। अब देखिए, गरीबी का प्रति व्यक्ति आपका मासिक खर्च कितना है, यानी कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। तो जो मॉनेटरी अप्रोच है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखिए आप ध्यान से, तो प्रति व्यक्ति मासिक खर्च आप देखें तो मैं एक आधे बारे का बताऊं, तो रूरल में मंथली जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है 816 रुपया है, इंटू 25.7%। और जो अर्बन में है 1000 रुपया है। क्या है ये? प्रति व्यक्ति मासिक खर्च। टोटल ऑल इंडिया देखेंगे तो प्रति व्यक्ति जो मासिक खर्च है वो कितना है? 21.9%। यानी मान के चलो कोई व्यक्ति 21.9% ऑल इंडिया उसका जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। अर्बन में है 1000 और गांव में आप जहाँ 816 रुपया। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति इससे भी नीचे है, फिर तो समस्या है ना। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, याद आया, गरीबी का और एक और रीज़न है, पता है क्यों? रिलेटिव गरीबी से मानवीय गरीबी जाने का आज की युवा आबादी बेटा दिखावे के लिए ना, ये गर्लफ्रेंड मैं बता रहा हूँ तुमको, ये तबाह कर देगी, बर्बाद नाबूद कर देगी, याद रखना। ये दिखावे के लिए ना, जो तुम ये जूते मोजे खरीदते हो ना, ये गुटखा खाते हो, सिगरेट पीते हो कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, पैसा फ्री में नहीं आता। जाके बेटा एक बार कमा के देखना, पता चलेगा कितना मेहनत है कमाने में। उससे पूछना अपने पिताश्री से, भैया कमाते कैसे हो, जाकर देख लेना बेचारे कैसे कमाते हैं। ये जो गुटखा लेके फाड़ते रहते हो, सिगरेट पीते रहते हो, फूकते रहते हो, ये सब पैसा ही है ना। वो अपने मतलब तुमको दे रहे हैं पढ़ने के लिए, पढ़ ले, खुद नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पैसे का वेस्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो उनके पैसे का वेस्ट? ये आज के युवा आबादी में एक खासियत एक है, मैं मानूंगा कि अगर ये गरीबी की तरफ ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने घर वालों को। मतलब ये आप सोचें कि मॉनेटरी अप्रोच के अंतर्गत देखेंगे तो जो मंथली पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है 816 रुपया है आपका रूरल, जो आपका अर्बन है 1000 है। ये मैं कहूँ ना कि ये लगभग महीना में 7 से 8 हज़ार ये खर्चा करते हैं सिर्फ इस पे, फूकने में, ये पान मसाला खाने में। मैं कभी सोचता हूँ कि काश इस पैसा से अगर गांव में 20-25 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी पैसा जुगा लेते, एक अच्छा लड़का पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, शायद इनकी किडनी और इनका फेफड़ा गुर्दा खराब हो गया ना, तो शायद उनकी मरम्मत कर सके बेचारा। लेकिन ये लोग कमाल के हैं। खैर चलिए, देखिए, तेंदुलकर विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर भारत में उपयुक्त दृष्टिकोण के अंतर्गत ऊर्जा के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के न्यूनतम स्तर से जुड़े खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है। ये तेंदुलकर समिति मतलब कि सिफारिश वाली बात की जाती है इस पर। लकड़वाला समिति की सिफारिश पर भारत में राज्य विशिष्ट यानी स्टेट स्पेसिफिक गरीबी की रेखाओं की गणना भी की जाती है। ये गरीबी की रेखाएं अखिल भारतीय गरीबी रेखाओं से ऊपर या नीचे हो सकती है। इसका एक कारण है कि राज्य में पारस्परिक रूप से कीमतों में अंतर हो सकता है, सही बात है। एक होता है मॉनेटरी अप्रोच, आपने देखा मौद्रिक दृष्टिकोण, एक होता है गैर मौद्रिक दृष्टिकोण, यानी कि जो नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में, ठीक है, इसका विकास किया गया था गैर मौद्रिक दृष्टिकोण वाला। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि नीति आयोग ने NMPI का निर्माण किया। NMPI मतलब होता है नेशनल, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, ठीक है, निर्माण किया गया था। याद रखिएगा, नीति आयोग मतलब इसका पहले नंबर की जो जो आपका मौद्रिक दृष्टिकोण है ना, इसका विकास हुआ कब हुआ? तो नीति आयोग 2021 से अंतर्गत, और इसी के अंतर्गत आया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जो जारी होता है। नीति आयोग का जो NMPI है वो किससे प्रेरित है?
इस सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो नीति आयोग का जो NMPI है यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, वह ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से प्रेरित है, जिसे बोलते हैं ग्लोबल यानी G, मल्टी डायमेंशनल MP यानी GMPI से प्रेरित है। हमेशा याद रखिएगा कि जो NMPI है, NMPI यानी नीति आयोग का NMPI GMPI से प्रेरित है। नीति आयोग का NMPI GMPI से प्रेरित है। याद रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ कि नीति आयोग का है ना NMPI जो है NMPI ये GMPI से प्रेरित है। ठीक है, देखिए GM जो PI है जिसे बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो इसका निर्माण 2010 में, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और जो OPHI है जिसे बोला जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा किया गया था। किसका? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का निर्माण 2010 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा किया गया था 2010 में। याद रखेंगे, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये वीडियो बहुत कुछ आपको सिखाएगी, याद रखिएगा। देखिए, अगर हम नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से में प्रयुक्त होने वाले मानकों की बात करें तो इसमें एजुकेशन रखा गया है, सेकंड में रखा गया है हेल्थ, और तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। एजुकेशन में क्या रखा गया है? इसके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। टोटल इसमें 12 डायमेंशन है। एजुकेशन में 2 है। फर्स्ट है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सेकंड आपका है स्कूल अटेंडेंस। याद रखेंगे, ध्यान से इसको अभी याद करना है आपको, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो नीति आयोग के द्वारा जो NMPI है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसमें मानक में टोटल 12 मानक इसमें डायमेंशनल को रखा गया है। डायमेंशन को फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड आपका इसमें इसका मैं वर्गीकरण कर रहा हूँ हेल्थ, और उसके बाद आता है आपके पास लिविंग स्टैंडर्ड। तो एजुकेशन में आपको रखा गया है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, स्कूल अटेंडेंस। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फर्स्ट है ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, सेकंड है आपका जिसे बोला जाता है स्कूल अटेंडेंस। अब आप हेल्थ में देखेंगे तो हेल्थ में तीसरा आएगा न्यूट्रिशन, फोर्थ आएगा चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, और फिफ्थ आएगा मैटरनल हेल्थ आएगा, और 6 आएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, फिर से ड्रिंकिंग वाटर, फिर से सैनिटेशन, ठीक है, फिर से आपका कुकिंग फ्यूल, फिर से आपका हाउसिंग एसेट बैंक अकाउंट, ये सब आता है। टोटल 12 आते हैं। तो 12 आते हैं कौन कौन? चलिए देखिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि लिविंग स्टैंडर्ड में, तो इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आएगा, एक एसेट्स आएगा, संपत्ति आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, ड्रिंकिंग वाटर आएगा, है ना, सैनिटेशन आएगा, कुकिंग फ्यूल आएगा, हाउसिंग आएगा। 7 आता है। कौन कौन आता है? फर्स्ट लिविंग स्टैंडर्ड में एक आएगा इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड मान के चलिए कि ड्रिंकिंग वाटर, आपको अच्छा वाटर मिले। थर्ड हमारे पास आप चलें तो कुकिंग फ्यूल, ठीक है। फोर्थ आप चलें एसेट संपत्ति, फिफ्थ चलें तो इसमें आपका आ जाएगा मान के चलिए बैंक अकाउंट, और सिक्स्थ में आ जाएगा सैनिटाइजेशन, और इसके बाद 7 में आ जाएगा हाउसिंग। तो याद हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ठीक है, कुकिंग फ्यूल, एसेट, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखेंगे एजुकेशन में क्या आएगा? ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। अब आएंगे हेल्थ में न्यूट्रिशन आएगा, चाइल्ड एंड एडल्ट से आपका मोर्टेलिटी आएगा, फिर से मैटरनल हेल्थ आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी आएगा। टोटल ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स मानक में इसको रखा जाता है। इतनी 12 डायमेंशन आपको याद रखनी है, ठीक है। गरीबी का स्तर अब देखें, अगर आप गरीबी का स्तर देखेंगे तो
2015-16 का मैं डाटा आपको बताऊं तो रूरल में परसेंटेज 32.59% है, ठीक है। वही 2019 और 21 का आप डेटा देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा 19.28%, जो कि घट गया है। कितना परसेंट घटा है। अर्बन में देखेंगे तो 8.65 था, जो कि घट करके अब 5 पॉइंट कुछ परसेंट हो गया है। ये 19 का दिखा रहा हूँ, 19-21। ऑल इंडिया देखेंगे 24 है, अभी वर्तमान में 14 ऐसा है। देखिए जो NFHS5 पर आधारित है 19-21 वाला डेटा, जिसे बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में ऑल इंडिया 14 ऐसे रूरल में 19 है और आपका अर्बन में 5 है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एक और चीज़ आता है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है, जिसे हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन और गरीबी। ट्रिकल डाउन गरीबी क्या है भाई? ट्रिकल डाउन गरीबी, ठीक है। ट्रिकल डाउन में सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को दूर करने की कोशिश की जाती है। यानी सरकार क्या करता है कि तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है। ट्रिपल डाउन में सरकार क्या करता है कि तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देता है और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को दूर करने की कोशिश करता है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष जिसे बोलते हैं इनडायरेक्टली। क्या देखिएगा, ट्रिकल डाउन में सरकार मतलब क्या करता है, तीव्र औद्योगिकरण में बढ़ावा देता है और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को दूर करने की कोशिश की जाती है। जैसे सरकार क्या करता है कि स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन में काम करना शुरू करता है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, औद्योगिकरण होगा तो ग्रोथ होगा तो इम्प्लीमेंट, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार होगा तो लोगों को इनकम आएगा तो बेसिक नीड्स पूरा होगा। अच्छा, बेसिक नीड्स पूरा होगा, भाई गरीबी है क्या? गरीबी की डिफिनेशन ही है, बेसिक नीड्स को पूरा अगर व्यक्ति नहीं कर पाए गरीब है, सीधी सी बात है भैया। अगर हमारी बेसिक नीड्स, हमारी जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता, अगर वही पूरा नहीं है तो हम तो गरीब हैं, सीधी सी बात है। हमें क्या चाहिए? अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें एक थोड़ा सा गाड़ी चाहिए, थोड़ा मतलब कहीं जाए होटल में तो बैठ कर थोड़ा बड़ा है ना पकौड़ा वगैरह खा लें, यही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है? हमें थोड़ी सी साइकिल भी रहेगा चल जाएगा, समझ में आया? तो सरकार इस पर जोर देती है ट्रिकल डाउन में, तीव्र औद्योगिकरण पर क्या करती है, बढ़ावा देती है और अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को खत्म करने की कोशिश करती है। उसी को कहा जाता है ट्रिकल डाउन और गरीबी। देखिए ट्रिकल डाउन में स्टेट क्या करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर पूरा एकदम ध्यान देगी। अब ग्रोथ होगा, इम्प्लीमेंट होगा, इनकम होगा तो लोग बेसिक नीड्स को अपने क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अभी इनकम ही नहीं होगा तो लोग कहाँ से बेसिक नीड्स को भाई पूरा करेंगे? लोग कहाँ से पूरा करेंगे? सही बात है। खैर, लेकिन मज़े की बात यह है कि ट्रिकल डाउन जो ये रणनीति थी, स्ट्रेटेजी जिसको बोलते हो आप, लगभग विफल हो गई। अफसोस की बात है। खैर चलो, भारत समेत दुनिया की लगभग सभी राष्ट्रों में जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है रोजगार समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है रोजगार विहीन समृद्धि। जॉबलेस ग्रोथ और अन्य कारणों जैसे कि कुशलता विकास पर ध्यान नहीं देना। कुशलता विकास मतलब जॉबलेस ग्रोथ अलग एक चीज़ है ना, रोजगार विहीन समृद्धि। लेकिन एक व्यक्ति को स्किल भी चाहिए ना। अब मान के चलो कि इंडस्ट्री में आप खूब मेहनत करो, आपके शहरों में क्षेत्रों में इंडस्ट्री आए, कंपनियाँ आए, तो भाई टेक्नोलॉजी हर चीज़ आएगा तो स्किल भी तो दोगे ना। अब जब युवा के पास स्किल ही नहीं होगा तो कहाँ से करेगा उसमें काम? तो मांगेगा ना रोजगार, बोलेगा ज़मीन बेच दे, वकील नौकरी बेटा ले ले, क्योंकि उसमें बैठ के खाइए, आराम से बैठ के मज़े से खाइए। तो करेगा क्या? ऐसा ही करेगा ना। हम सब बिहारी में एक सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? ये बेचारे रिस्क लेना चाहते हैं, लेते तो हैं, ये रिस्क बहुत खतरनाक रिस्क लेते हैं। जॉब में, गवर्नमेंट जॉब, अगर व्यक्ति 10 साल कोई रोजगार तैयारी करता है एग्जाम की, कर लेगा, रिस्क ले लेगा, लेकिन ये बिजनेस में रिस्क नहीं लेगा। क्या पता क्यों? मैं तो यही समझ नहीं पाता हूँ कि अच्छा मैं पूछता हूँ, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर वो रिस्क नहीं लेता है? तो भैया 40 साल के हो गए, अभी तक तुम रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 38 साल के हो गए,
38 साल के हो करके लोग, कितने लोग के दिमाग में घुसता है कि हम अब बीएड करेंगे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई, ऐसा आप मत करना जो मेरी वीडियो को आप देख रहे हो, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि भारत में ट्रिकल अप और बॉटम अप दृष्टिकोण को आवश्यकता है, यानी ट्रिकल अप की अभी भारत में ट्रिकल अप क्या है, इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट को भी लागू किया जा सकता है। बेसिक नीड्स अप्रोच टू डेवलपमेंट को लागू किया जा सकता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि भारत में किस प्रकार गरीबी कम की जा सकती है। अब सवाल एक आता है, क्या भारत में गरीबी को कम किया जा सकता है? देखिए हाँ, किया जा सकता है। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कैसे, भारत में गरीबी को सच में कम किया जा सकता है। अच्छा, गरीबी, अब बेसिक नीड्स की बात आती है, यहाँ लोग भूखे सो रहे हैं भाई। जो व्यक्ति भूखे सो रहा है, हम उसको कैसे गरीबी को दूर कर सकते हैं? जो आदर्श अनुपात होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का, वो 4:1 होता है, लेकिन हम सोचिए हम उसमें कितना क्या मिला रहे हैं। हमारे जो खाद्य होते हैं, गेहूँ, चावल, ये सब में 62, 19:1 ये रेशियो है। जो यूरोपियन, जो जितने भी यूरोप में आपका खाद्य को नहीं लिया जाता है, फूड को नहीं लिया जाता है। क्यों? ये सब के चलते लोग बीमार हो जाएंगे। वो मिलता है गरीबों को, खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। जो गेहूं उगाता है ना उस खेत में, यूरिया पोटाश डाल करके, डीएपी डाल करके, उससे पूछो तुम खाते हो, बोलेगा नहीं मैं बाजरा की रोटी खाता हूँ। मैं नहीं खाता है गेहूँ। गेहूँ कौन खाता है? गरीब खाते हैं, कोटा से खरीद के, और डीलर वाले भी बेचते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत उनको कितना देना चाहिए सोचो आप। 35 kg मिलता कितना है? 30 kg। 5 kg उसी में भी घोटाला होता है। और बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, क्या जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आने वाली अपनी जनरेशन को मेरे भाई पढ़ाओ, वरना बहुत मतलब आप फंस जाओगे एक ऐसे जगह फंस जाओगे कि आप वहाँ पे निकल भी नहीं सकते। बहुत खतरनाक जगह समझ लो कि आप एक मैं क्या वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे जंजाल में फंस जाओगे ना, जंजाल कि आप निकल ही नहीं सकते उसमें से यार। इसलिए अपनी जनरेशन को खुद पढ़ाओ, पूरी पढ़ाओ। देखो भारत में किस प्रकार गरीबी कम की जा सकती है, मैं बात बता देता हूँ। तो भारत में गरीबी दूर करने के लिए आपको रोज़गार के अधिक से अधिक अवसरों को सृजन करना होगा। मतलब कि गरीबी दूर करना है तो रोज़गार लोगों को देना होगा, जो कि हमारे पास रोज़गार ही कम है। रोज़गार है हमारे पास, स्किल जो चाहिए रोज़गार के लिए वो नहीं है। अब मोबाइल बनाने के लिए रोज़गार तो है, अब स्किल कहाँ से आएगा? अब मोबाइल सब कोई थोड़ी ना बनाता है। एक उसको फॉर्म भरना होता है तो बेचारा जाता है किसी फाइबर कैफे के पास, बोलते फॉर्म भर दो, चूँकि भर सकता है वो। यूट्यूब से भले 2 घंटा 4 घंटा का मूवी देख लेगा, लेकिन नहीं 10 मिनट की वीडियो नहीं देखेगा फॉर्म कैसे भरा जाता है, ये नहीं बोल सकता। तो ये तो है हमारे हाल। अगर मैं आपको बताऊं कि गरीबी को दूर करने के लिए फर्स्ट है आप रोज़गार के अवसर को सृजित करें। अगर रोज़गार के अवसर बनते हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी 3 आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान देना होगा सरकार को। पहला विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। सेकंड है इसके श्रम गहन सेवाएं और निर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और लेबर इंटेंसिव सर्विसेज। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, विनिर्माण, उसमें तो रोज़गार मिलेगा ही लोगों को। अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, घर और सब ये सब बन रहा है, उसमें भी लोगों को मिलेगा ही कुछ ना कुछ। अगर श्रम गहन सेवाएं जैसे लेबर इंटेंसिव सर्विसेज है, उसमें भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमें रोज़गार को क्या करना, अधिक से अधिक सृजित करना होगा। रोज़गार के अवसरों को सृजित करना होगा, तब जा कर के रोज़गार मिलेगा और लोगों को बेसिक नीड्स पूरा होगा। फिर जा कर के उन्हें गरीब नहीं कहा जाएगा। गरीब याद रखिएगा, उस व्यक्ति को आप कभी नहीं कहिएगा,
जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो गरीब कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। जो व्यक्ति ग्रेजुएट है उसके पास घर द्वार नहीं है तो झोपड़ी में है तो मत सोचिए वो गरीब है, ये आपका गलत डिफिनेशन है। वो व्यक्ति खा रहा है पी रहा है, समाज में जो जरूरत है वो दे रहा है, वो गरीब कैसे है भाई? हाँ, ये आप उसे रिलेटिव जो पॉवर्टी उसमें आप देख सकते हैं उस नज़र से। जो व्यक्ति के पास घर द्वार नहीं है, टू व्हीलर 4 व्हीलर उसके पास नहीं है, ये अलग बात हो सकता है, ठीक है। सेकंड, अगर हमसे पूछा जाए कि गरीबी को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, सेकंड बात कहूँगा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना। यानी कृषि उत्पादकता को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं हम गरीबी से बाहर निकलेंगे। फर्स्ट, हमें भूमि सुधार को लागू करना होगा, जैसे चकबंदी। अब देखो चकबंदी कहाँ कहाँ पे है। आज एक समय था कि हमारे पास भूमि कितनी थी, आज भूमि कितनी है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो बंटवारा बढ़ेगा ना। मान के चलो पहले भूमि 10 था संख्या इसका, अब हो गया 20 हो गया। क्यों? क्योंकि एक खेत में 10 कट्ठा में 4 भाई हैं तो 4 लगाएगा ना, 2.5। अब उसका 2 है तो लगाएगा कितना? अब मान के चलो 3 होगा, 3 लगा लो, उसको 1.5 लगाएगा, और 1.5 रहेगा तो कितना, फिर उसमें से आधा आधा होगा, तो कितना ना कितना घट रहा है ना। तो ये उसको सुधारना होगा ताकि ऐसा ना हो, इस चीज़ से बचा जाए, ताकि हम उसमें जो खर्चा आता है खेतों को बोने में उससे हम बच सकें। ज़्यादा रहेगा ठीक ठाक हो जाएगा। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार करना होगा। तीसरी चीज़ है कि विस्तार सेवाओं को मजबूत करना होगा। और चौथी चीज़ है कीमत समर्थन प्रणाली में सुधार करना होगा और नई तकनीकों को लागू करना होगा। अगर कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है तो नई तकनीकी तो लागू करना ही होगा। अगर आप कृषि उत्पादकता को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस मेजर पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। तो पहला चीज़ है कि आपको रोजगार के अधिक अवसर को सृजन करना होगा, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना होगा, फिर आप शायद गरीबी को कम कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप पूरा निकल जाएंगे उसमें से, कम कर सकते हैं, याद रखिएगा। कम कम कम, समझ रहे बात को? कम क्या होता है? थर्ड, अगर गरीबी को कम करना है आपको, तीसरा स्टेप अपनाएं कि आप मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाएं। मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाएं, जैसे चिकित्सा पर खर्च बढ़ाएं, प्राथमिक जो शिक्षा है उस पर खर्च बढ़ाएं, पेयजल है, पोषण है, उस पर खर्च, यानी कि बेसिक जो सर्विसेज, यानी कि जो आपका मूलभूत सेवाएं हैं उस पर खर्च। आप चिकित्सा पर खर्च बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गरीब व्यक्ति है, बीमार हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, मदद मिलेगा। अब प्राथमिक शिक्षा उसको मिल रही है तो उसके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, शायद कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकाल ले, कोई लगे कि नहीं भाई लड़का तेज है तो उसको आगे पढ़ा दे। लेकिन आपको थोड़ी सी सहायता करनी होगी गवर्नमेंट को, उसको पोषण, अच्छा खाना मिले, थोड़ा कोटा वोटा में उसको दाल उल मिले। बेचारा खाली चावल लाएगा। अब एक बार सोचिए कि देखो गरीब इंसान खाली चावल दे दो किसी को, खाली उसको गेहूँ दे दो, तो बताओ वो खा ले जी लेगा? है कम से कम उसको दाल भी दे दो, प्रोटीन भी चाहिए ना। वो भी जो पैसा वैसा उसको मिलता है, कभी कभी अनाज नहीं मिलता है तो पैसा मिलता है, लेकिन अधिकारी सब उसमें गेम खेल देता है, कटौती कर देता है। लेकिन वो व्यक्ति क्या जानता है, वो कहीं कंप्लेन करेगा। मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र की सहभागिता, निजी क्षेत्र की सहभागिता, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग आदि, है ना। ये सब चीज़ों को आप देखें तो एक प्रभावी रणनीति का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि गरीबी को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, हमने आपको बताया कि रोजगार की सृजित करना, यानी कि अधिक से अधिक रोजगार को क्या करना, सृजित करना। सेकंड, हमने देखा कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। थर्ड, हमने देखा मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाना। फोर्थ, हमने देखा मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना, मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना, मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना, मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना और मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना। एक, मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाना और मूलभूत सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाना। ये 4 चीज़ें जो आपको गरीबी को कम कर सकती है, याद रखिएगा। आप कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दे रहे हैं, आप रोजगार को सृजित कर रहे हैं, आप मूलभूत सेवाओं, है ना, को प्रभावी बना रहे हैं, या आप मूलभूत सेवाओं पर सार्वजनिक खर्च कर रहे हैं, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, है ना, पोषण पे लोगों को, तो अच्छी बात है ना, लोग गरीबी से निकलेंगे।
और सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा और स्वास्थ्य पे सरकार को खूब खर्च करना चाहिए दिलो जान से, क्योंकि सरकार को भाई टैक्स मिल रहा है ना। गरीब इंसान, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति वही टैक्स देता है, ऐसा थोड़ी ना है कि सिगरेट पीने वाला नहीं देता है, चच्चा तुम्हारे देता है, वो भी देता है। बिस्किट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान के चलो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है ना मंथली, एक व्यक्ति 10 रुपये कमा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति पढ़ लीजिए, कॉस्ट फैक्टर उसका फैक्टर कॉस्ट कितना है उसका 4 रुपया है, 1 रुपये उसका टैक्स है, 5 रुपये बिस्किट है। वो व्यक्ति अगर बिस्किट खरीदा तो अपने कमाई का 10% टैक्स दिया ना, जो 10 रुपये कमा रहे हैं मंथली, क्योंकि 1 रुपये उस पर टैक्स है, 4 रुपये उसका फैक्टर कॉस्ट है। सोचो, एक जो है कितना दिया, 1% दिया, तो गरीब गरीब होगा ना, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए भाई, देना चाहिए, याद रखना। खैर, हम यहीं पे गरीबी को चैप्टर बंद करते हैं। सेकेंड पार्ट में और हम बात करेंगे। चलिए, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और लोगों को जितना, अगर लोग समझदार है उसको समझाएं कि आप दिखावे की चीज़ें ना करें, सामाजिक बहिष्करण से, कैडर से कोई चीज़ें ऐसे ना उठाएं, इससे आपके परिवार को, आने वाले बच्चों को, जनरेशन को भुगतना पड़े। ये गलत बात है। आज भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ इस्लाम धर्म में है। ये लोग खाने के लिए ज़मीन तक बेच दे रहे हैं, आने वाले बच्चों को ध्यान तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। बल्कि उनका वैसे कहना है कि भाई देहात में बेटा बेटी रहेगा तो अच्छा रहेगा। नहीं भाई, एजुकेशन दुनिया का सबसे पावरफुल कोई चीज़ है, तो मैं शिक्षा को मानता हूँ। 1000 बीघा किसी के पास ज़मीन है कुछ नहीं है, क्योंकि उसको बोलने का सलीका पता नहीं है, तरीका पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास एजुकेशन है तो 1000 बीघा ज़मीन फीके पड़ जाएगा। ये हकीकत है। चलिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।